जय हिंद जय भारत दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एससी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम देखने वाले हैं 1989। तो इसमें देखा जाएगा कि इसके पहले जो है कहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो हम लोगों का ट्रेनिंग में बुक दिया गया था, मैं बार बार बताता हूं। तो सबसे पहले मैं उसमें देखता हूं कि जो इसमें हम लोगों को एससी एसटी एक्ट पढ़ाया गया, तो यहाँ पे लिखा गया है कि धारा 1 से 7 तक पढ़ना है। कि यहाँ से कहां तक पढ़ना है? धारा 1 से 7 तक और 10 से 16 तक। फिर मैं जाता हूं प्रीवियस ईयर में, देखता हूं तो अधिकतर जो प्रश्न थे यानी कि 90% प्रश्न, देखो हम 100% की बात नहीं करते हैं कि 100% जीके के प्रश्नों को अगर फंस जाएं, ठीक है भैया, उसके लिए अगर आपको 100% मैं बताऊं, जितना आप 80-90% के लिए मेहनत करेंगे, फिर बाकी के 10-20% के लिए उस जितना मेहनत आप 80-90% के लिए करेंगे, उतना ही मेहनत आपको 10 से 20% के लिए करना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, किसके? मूल विधि के। तो उसमें से जितना मेहनत आपको 8 प्रश्न के लिए करना है, उतना ही मेहनत बाकी के 2 प्रश्नों के लिए करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप वही मेहनत बचा के अपना मैथ, रीजनिंग और हिंदी में एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देंगे, तो यहाँ पे जो आपका मेहनत 2 नंबर पे रहेगा ना, वहां पे आपको कम से कम 10 नंबर का फायदा मिल जाएगा। इस बात को आप जान लीजिएगा। तो आपका फोकस होना चाहिए एग्जाम निकालने पे, ना कि किसी के बहकावे में या किसी के कहने पे आके सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करने पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? क्या राष्ट्रपति का जो है स्वीकृति कब मिला? प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी देखा जाएगा और किस धारा से जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए थे, क्या प्रश्न पूछे गए थे, ये भी देखा जाएगा। ठीक है, और इसको मैं लिखवा के किसी बढ़िया हैंड राइटिंग में आपको ग्रुप में भी डलवा दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले आपका एससी एवं एसटी, क्या एससी और एसटी आपका क्या है? अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो इस एक्ट पे राष्ट्रपति का जो है स्वीकृति कब मिला? राष्ट्रपति महोदय का स्वीकृति कब मिला? 11 सितंबर 1989 को। तो आप लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति महोदय का स्वीकृति कब मिला? 11 सितंबर 1989 में। ये लागू कब हुआ? एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम लागू हुआ 30 जनवरी 1990 को। कब? 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ। अच्छा, ये इतना हो गया। अंतिम बार संशोधन कब हुआ? ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। ये इस एक्ट में तो नहीं पूछा है, लेकिन और एक्ट में पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अंतिम संशोधन जो है इसमें कब हुआ? 2015 में हुआ। कब हुआ? 2015 में जो है इसमें अंतिम संशोधन हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, तो इतना आप लिख लीजिए। अब अन्य, जैसे आप एक्ट पढ़ते हैं तो सेक्शन 1 जो एक्ट होता है उसका सेक्शन 1 यही होता है। इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, यानी शॉर्ट टाइटल क्या होगा? विस्तार कहां तक है? तो जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत में। और इसका प्रारंभ की तिथि क्या है? तो सेक्शन 1 में आपका क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। आप नेट पे भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, या मैं नेट से डाउनलोड करके पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। और जो जो सेक्शन में बताऊंगा उसका पढ़ लीजिएगा आप अपने से भी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब जो इसका सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 जो है बहुत तरह की बातें लिखी गई हैं। उनमें से कुछ बातों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस भी करेंगे और एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा गया था उस पे ये भी बताएंगे। हाँ,
सेक्शन संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। अब देखिए ए हो गया। सेक्शन 2 में आपका क्या है, कई शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं। क्या, सेक्शन 2 आपका परिभाषाओं से ही होता है, तो इसमें क्या की गई हैं, परिभाषाएं दी गई हैं। फिर सेक्शन 3 में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं हम लोग, सेक्शन 3 में, अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। क्या आ जाता है हमारा, अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। यहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। सेक्शन 3 से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। अत्याचार, सेक्शन 3 क्या है, अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। तो इसमें अत्याचार को 2 तरह के अत्याचार में डिवाइड किया गया, 2 क्या कई तरह के, लेकिन पहला वाला जो है इसमें क्या क्या अत्याचार हैं, मैं अब उन अत्याचार को बताऊंगा आपको। देखिए ठीक है, तो ये बस सुनने से आपका लगभग हो जाएगा और आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तो सेक्शन 3 के ए जो मैं अत्याचार बता रहा हूं उनको आप पढ़िएगा। जैसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन ये एक्ट उसी पे लागू होगा जो एससी एसटी नहीं होगा। अब मान लो कोई एक व्यक्ति है जो खुद एससी एसटी है और ऐसा कार्य करता है, तो उस पे एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए एक मानने को, मान लीजिए मैं एससी कैटेगरी का हूं और मैं किसी एससी कैटेगरी के साथ ए वाला अपराध करता हूं कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में यानी मुंह में कोई अखाद्य, मतलब ऐसी कोई चीज जो खाने लायक ना हो या घृणाजनक पदार्थ हो रखता है या ऐसे सदस्य को ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा। मान लो पीने या खाने के लिए मजबूर करता है, खुद नहीं रखता है तब भी मजबूर करता है, लेकिन दोनों एससी हैं, मजबूर करने वाला भी मजबूर होने वाला भी, तब उसके ऊपर एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा। वो किसी और कैटेगरी का होना चाहिए, जैसे ओबीसी का, यूआर का, इस कैटेगरी का होना चाहिए, तब उसके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगेगा। तो पहला 3 का क्या है, ये पहला का क है, क्या है, 3 का पहला का क है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा दखलकृत परिसरों में या परिसरों के प्रवेश द्वार पर मलमूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा। ठीक है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पड़ोस में मल मूत्र, कूड़ा, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा। मान लो कोई बगल में एससी एसटी के है, उसके घर के बगल में कोई ऐसा पदार्थ इकट्ठा करता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्धनग्न घुमाएगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा, जैसे व्यक्ति के कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, आप देखते होंगे न्यूज में अभी आया था, मूछें हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मानव गरिमा के विरुद्ध हो। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जे में या उसको आवंटित, स्वामित्वाधीन मतलब कोई एससी एसटी व्यक्ति है, उस जमीन का क्या है, स्वामी है, मालिक है,
या उसको कोई जमीन आवंटित की गई है, जैसे मान लो कोई तालाब आवंटित कर दिया गया, किसी भूमि को सदोष अभिभोग में लेगा और उस पर खेती करेगा या ऐसे भूमि को अंतरित करा लेगा। मान लीजिए कोई भूमि है किसी एससी एसटी व्यक्ति को मिली है, अब कोई जबरदस्ती उसको क्या करता है, हथिया लेता है या किसी को दे देता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उसकी भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करेगा, यानी उसकी जमीन पर कब्जा कर लेगा। ये सब हो गया। फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को बेगार करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य प्रकार के बलात् श्रम या बधुआ श्रम करने के लिए तैयार करेगा। यानी किसी एससी एसटी से क्या कराता है, बलात् श्रम या बधुआ श्रम कराता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करेगा। तो ऐसे आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न कहां से पूछा गया था पिछली बार मैं बताता हूं। पिछली बार यहां से देखो प्रश्न पूछा गया था, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को किसी देवदासी के रूप में पूजा मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान की देवी मूर्ति या पात्र के समर्पण को या वैसी ही किसी अन्य प्रथा को निष्पादित करेगा या संवर्धन करेगा या पूर्वोक्त कार्यों को अनुज्ञात करेगा। तो इसके लिए पूछा था सजा जो है आपका कितना है। तो यहाँ पे सब मिला के ये सब जब आप पढ़ेंगे तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे बहुत चीजें हैं, ठीक है। पूरा ये एक पेज है, फिर आपका यहाँ तक है, ठीक है। तो पहले वाले में जितना है, पहले का क ख ग घ ब भ म य, उसके बाद आपका य का ग तक है। इन सब के लिए जो सजा है ना आपका क्या है, इन सब के लिए जो सजा है तो देख लीजिए, सजा आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 3 के तहत जो पहला के तहत सेक्शन 3 के पहला के तहत जो आपके अत्याचार हैं उस अपराधों के लिए दंड क्या है, 6 मास से कम नहीं। कारावास कितना होगा, जो हमारा जो कारावास होगा वह 6 मास से कम नहीं। कितना, 6 मास से कम नहीं। और कितना हो सकेगा, 5 वर्ष तक। कितना, 5 वर्ष तक। मैक्सिमम कितना, 5 वर्ष तक। और जुर्माना, और क्या हो सकता है, जुर्माना। यही सजा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सेक्शन 3 का दूसरा वाला है उसमें क ख ग सभी के लिए अलग अलग हैं, ठीक है। तो उसमें सजा उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। इसका आप याद रखिएगा, सेक्शन 3 के पहले में जितने तरह के अत्याचार हैं उसमें 6 माह से कम नहीं, 5 वर्ष तक का जुर्माना। फिर आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 4। क्या सेक्शन 4 से प्रश्न पूछा गया था? हाँ भाई, 2-3 क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया था। क्या है आपका सेक्शन 4? यानी सेक्शन 4 क्या है, कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड। कर्तव्य उपेक्षा यानी किसी लोक सेवक का कर्तव्य है अगर एससी एसटी के एफआईआर को लिखना, ये सब और कर्तव्य जो हैं, उस कर्तव्यों को अगर वह निष्पादित नहीं करता है तो उसको दंड कितना मिल सकेगा, कम से कम 6 माह। क्या, कम से कम 6 माह, कम से कम 6 माह से कितना, 1 वर्ष तक। कितना, 1 वर्ष तक। तो यहां से प्रश्न क्या पूछा गया था मैं बताता हूं आपको, ठीक है। यहाँ पे यही प्रश्न पूछा था कि यदि कोई लोक सेवक एससी या एसटी के व्यक्ति की एफआईआर दर्ज करने में विफल रहता है तो ऐसे लोक सेवक को एक अवधि तक का कारावास हो सकता है, जो कितना तक हो सकता है, तो कम से कम 6 माह, अधिक से अधिक 1 वर्ष। फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया था इसी में, यदि एक लोक सेवक एससी या एसटी से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसे एससी और एसटी अत्याचार निवारण की अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है। तो अधिकतम 12 महीने और कम से कम
6 महीने के लिए, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर कोई लोक सेवक विफल रहता है, मैं उसको टाइप करा के डला दूंगा। फिर आपका क्या है, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्णित दंड, यानी हमारा कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 5 है। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन है 5। पश्चातवर्ती का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, इस अधिनियम के अंतर्गत एक बार दंडित किया जा चुका है, एक बार दंडित किया जा चुका है, 2 बार दंडित किया जा चुका है, जितनी बार मतलब मिनिमम कम से कम एक बार जो है SC ST एक्ट के अंतर्गत क्या हो चुका है, दंडित हो चुका है। तो अब क्या होगा, अब जो होगा भाई, कम से कम जो हम लोग 6 माह सजा मिलता था ना, तो अब 6 माह नहीं मिलेगा, जो पश्चातवर्ती रहेगा, यानी कम से कम इस एक्ट से एक बार दंडित हो चुका है, तो वह कम से कम जो है 1 वर्ष, क्या कम से कम अब 6 माह नहीं रहेगा, कम से कम 1 वर्ष। और उस किंतु क्या 1 वर्ष, फिर किंतु 1 वर्ष मिनिमम होगा, किंतु जो उस अपराध के लिए, किंतु जो उस अपराध के लिए, किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा। यानी कि सेक्शन 5 आपका क्या हो गया, पश्चातवर्ती। क्या यहां से प्रश्न पूछा गया है, तो हाँ भाई पूछा गया है, मैं बताता हूं क्या प्रश्न पूछा गया है। देखो, कह रहा है SC और ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के किस धारा के तहत पश्चातवर्ती दोष सिद्धि होने पर वर्धित दंड प्रदान किया जाता है। यानी डायरेक्ट यहाँ पे धारा पूछ लिया है, तो धारा कौन सा है हमारा, सेक्शन 5 है। तो ऐसे ही आप याद रखिएगा कि किस सेक्शन में क्या है, इसी वजह से मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन बस बताता हूं। फिर क्या प्रश्न पूछा गया था पिछले वर्ष में, कि जो ST के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए, किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष। तो जब आपको मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था किस अमेंडमेंट के माध्यम से, 89 अमेंडमेंट के माध्यम से आपका 2003 89वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2003। अनुच्छेद 338 का, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 338 का जोड़ा गया। 338 का में क्या है, ST आयोग है, क्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। कौन सा आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। और ये स्थापना कब की गई, 2004 में की गई। तो आप याद रखिएगा किस संशोधन द्वारा, 89वें संविधान संशोधन द्वारा, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 338 क में है ST आयोग, और 338 में SC आयोग है, क्या है, 338 में SC आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग कब अलग अलग हुआ, तो आपका यही 2004 में ही अलग आयोग बनाया गया, ST आयोग। फिर आपका और क्या प्रश्न यहीं से पूछा गया है कि SC ST और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है। तो ये अधिकार किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास। तो ये भी, तो ये सब प्रश्न क्या क्या पूछे गए थे पिछले वर्ष में, और क्या और भी क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप उसको देख लीजिए। सेक्शन 5 आपने देख लिया। सेक्शन 5 के बाद जब आपका इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन 14। कौन सा, सेक्शन 14 इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि यहां से भी प्रश्न बनने लायक, जो फैक्ट है इससे भी प्रश्न बना सकता है। फिर क्या है, विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहायता से। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है कि SC ST एक्ट के तहत
विशेष न्यायालय और अन्य विशेष न्यायालय कौन गठित कर सकता है? आप प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि एससी एसटी एक्ट के तहत विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय कौन कर सकता है? तो राज्य सरकार कर सकता है। किसकी सहमति से करेगा राज्य सरकार? जो उच्च न्यायालय हो गए उसके मुख्य न्यायमूर्ति की सहायता से। एक किसमें है आपका? सेक्शन 14 में है, तो सेक्शन 14 भी पढ़िएगा। फिर ये भी कहा गया है, इसी सेक्शन में आपका ये भी कहा गया है कि इस अधिनियम के अधीन, यानी जो आपका एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम है, इसके अधीन मामले जो है 2 माह के अवधि के भीतर निपटाए जाने चाहिए। क्या निपटाए गए हैं? इसी सेक्शन में आपका दिया गया है। तो सेक्शन 14 भी इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 3 और कौन कौन सा सेक्शन आप पूरा पढ़िएगा अच्छे से। मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, नहीं नेट पे मिलेगा, मैं फोटो खींच के ही पीडीएफ बना के दे दूंगा। तो कौन कौन सा? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 2 को पूरा बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले में यही रहता है कि इसका संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ, दूसरे में परिभाषा दी रहती है, तीसरे आपका इंपॉर्टेंट है अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। इसमें कई तरह के अत्याचार है। तीसरा के पहला में जो है ना, तीसरा के पहले में कई हैं, क ख ग घ अंग च छ ड ढ प फ ब म य क य अ, ऐसे बहुत हैं इसमें, तो आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा। फिर चौथा आपका है, ठीक है, कि यदि कोई लोक सेवक उपेक्षा करता है तो उसको क्या दंड मिलेगा? 6 माह से 1 वर्ष तक मैक्सिमम। और उसके बाद क्या है आपका? 5वां, पश्चातवर्ती अपराधों के लिए, यानी एक बार कोई दंडित किया जा चुका है इस एक्ट के अधिनियम, फिर वो इस एक्ट में आता है तो मिनिमम तब 1 वर्ष का सजा होगा। फिर आपका सेक्शन आ जाता है 14 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो भी प्रश्न बनने होंगे अधिकतर मैं 80-90% फिर वही बात कहूंगा, हम 100% के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बाकी अगर आपको 100% के चक्कर में मेहनत करना है तो आप कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो रहता है हम बता देते हैं। और पिछली बार लोग अगर किसी ने 100% का दावा किया है तो आप उनका कोर्स देख लीजिएगा और ये भी चेक कर लीजिएगा क्या 100% उनके क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, बस कहने मात्र से नहीं होता है, कहने मात्र से नहीं होता है, क्योंकि ऐसे कुछ प्रश्न एग्जामिनर कहीं इधर उधर से ढूंढ के ला देता है कि वो आपका नहीं मिलता है, ठीक है, कि ना किसी किताब से मिलता है ना कहीं से मिलता है। ये सब कोई वाकिफ रहता है, लेकिन सब कोई 100% के चक्कर में भागता है और लंका वहीं पे लगती है। लंका वहीं पे लगती है, बैलेंस वहीं गड़बड़ाता है, ठीक है। जब आप देखते होंगे सब चीज का बैलेंस म्यूजिक जो रहता है, कोई गाना है अगर सब कुछ का बैलेंस सही है तभी वो गाना भी सही लगता है। नहीं तो अब सोचें किसी चीज का साउंड बढ़ा दें, किसी का एकदम न रहे। उसी तरह यूपीएसआई में सेलेक्ट होने के लिए सब चीज का बैलेंस बना के चलिए। मैंने आपको बताया हुआ है, मैथ रीजनिंग हिंदी 90% का टारगेट करिए, जीके में 75% भी टारगेट करेंगे, 70% भी आ जाएगा। 28 क्वेश्चन आप कर देंगे मूल विधि वाले में, समझो आप, और बाकी में 90% कर देंगे तो टॉपर लिस्ट में आएंगे। ये बात लिख के ले लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।